तो हम लोग किस किस तरह से ठगे जा सकते हैं? हमारे ऊपर कोई किसी तरीके से अटैक करना चाहे। फेसबुक पर दूसरी आईडी बना ली किसी ने। फेसबुक ने बहुत अच्छा एक सिस्टम कर लिया, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता आपका। तो जब तक आप मेरा मोबाइल नंबर सेव नहीं करेंगी, आपको मेरा फोटोग्राफ नहीं दिखेगा। घर में औरतें जो होती हैं वो उनका नंबर सेव करके रख लेती हैं। उन हैकिंग की शुरुआत सबसे पहले जीमेल अकाउंट से होती है। मैं कह रहा हूँ हर एक महीने बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें नियर एंड डियर वंस के नाम नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड ये कैसे होता है? जो लिंक्स आती हैं उनका एड्रेस HTTPS नंबर देना कोई गुनाह नहीं है। मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। जी। तो क्रेडिट कार्ड से मेरे 45,000 रुपए कट गए। इसका तोड़ है अपने सिम में पिन लगा के रखिए। मैं ये मानता हूँ अगला वॉर साइबर वॉर होगा। लोगों को क्रेडिट कार्ड से जैसे ही पैसे चले गए उनके, वो पैसे उनको भरना पड़े हैं। आप थाने जाइए, थाने कहते हैं हमारा मैटर नहीं है, ये तो साइबर वालों का है। 5 लाख से ऊपर की ठगी होती तब वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो 5 लाख से नीचे की रकम क्या रकम नहीं होती है। सही बात है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? 1930 पर डाल जाना है, वो वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। विदिन 24 आवर्स मेरी चीज़ भी आई और मेरे पैसे भी आए। जब तक कैश में लेने की औकात ना हो चीज़ मत खरीदो। बताओ इतने पैसे वाले हैं और आईफोन देखो कैसे चला रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, साइबर क्राइम आजकल बहुत अधिक नाम चर्चा में है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट, ये भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड ये क्या होता है, किस तरह से होता है, हम किस तरह से ठग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के इश्यूज़ आते हैं कि हमारे पैसे निकल गए, हमसे OTP नहीं पूछा गया, हमने कोई लिंक क्लिक नहीं करा। तो क्या ऐसा कुछ होता है? और अगर होता है, और होता तो है ही क्योंकि कॉलर ट्यून भी लगी है कि सावधान रहें साइबर फ्रॉड से, तो किस तरह से हम सावधान रह सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना इसके भी हमारा काम नहीं चलता। तो यही कुछ जानकारी हमने जुटाने की कोशिश करी। हमारे साथ हैं मोहिउद्दीन, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और आप ब्लूमिंगडेल कॉलेज जो बदायूं में है, वहाँ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर साइबर क्राइम क्या है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, टॉक टू शबनम को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। मोहिउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक ऐसा शब्द बोला है जो इस वक्त का सबसे डिमांडिंग और एक कहना चाहिए सबसे खतरनाक शब्द है, साइबर क्राइम। देखिए, साइबर और क्राइम ये दोनों दो शब्दों से मिलके बना है। साइबर क्राइम होता क्या है? कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा क्राइम जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किया जाए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और जिसमें इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। ऐसे किसी भी अपराध को हम साइबर क्राइम के श्रेणी में लेकर जाएंगे। ठीक है। और संविधान के तहत इसका भी उपचार है और इसकी सज़ा भी है। अच्छा। तो पहले तो हम इस क्राइम को इतना पॉपुलर नहीं मानते थे, लेकिन आज जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो साइबर क्राइम के किस्से काफ़ी सुनने में आ रहे हैं। तो साइबर क्राइम हम यही कहेंगे, ये वही होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो और जिसमें इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग किस किस तरह से ठगे जा सकते हैं? देखिए, ठगे जाने की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं अपनी थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो 2 तरीके का साइबर क्राइम, वैसे तो बहुत होते हैं, जो मुझे मालूम है वो 2 तरीके का है। एक जो आपकी आइडेंटिटी को ख़राब करने के लिए किया जाए, जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, और एक जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, जो पैसों की, अभी जहां आपने जो बोला था क्रेडिट कार्ड से पैसे चले जाते हैं, ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट है और एक है फाइनेंशियल फ्रॉड। आइडेंटिटी से किस तरह से मतलब है? देखिए, आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया पहचान। अब जैसे आपकी अपनी पहचान है, मेरी समाज में अपनी पहचान है। अब कोई हमारी पहचान को उछालना चाहे या हमारे ऊपर कोई किसी तरीके से अटैक करना चाहे, भाई सामने नहीं बोल सकता, लेकिन उसको एक साइबर की दुनिया मिल गई, सोशल मीडिया मिल गई, या बहुत सारी जगह मिल गई। तो मेरे फोटो का इस्तेमाल कर कर या मेरे नाम का इस्तेमाल कर कर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम का फोटो का इस्तेमाल कर कर उसकी आइडेंटिटी को ख़राब करना, इस उद्देश्य के साथ जो क्राइम किया जाता है उसे हम। तो ये तो हमारे साथ भी हो चुका है। हमारा फेसबुक पर दूसरी आईडी बना ली किसी ने,
और किसी ने बनाने के बाद हमारे नाम से और हमारी उससे आईडी लगा के लोगों से पैसे मांगने लगे। हाँ, तो जो जानने वाले थे उन्होंने कहा कि ये आपके क्या हो रहा है। ये लॉकडाउन के टाइम हुआ होगा आपके साथ। हाँ। इसको हम कहते हैं साइबर स्पूफिंग। ये साइबर स्पूफिंग कहलाती है। असल में होता क्या है, जब हम फेसबुक वगैरह पर या सोशल मीडिया पर हम जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते टाइम हर आदमी को एक भूख होती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हर आदमी की एक चाहत होती है मेरे बहुत सारे फॉलोअर हो जाएं और बहुत सारे फ्रेंड हो जाएं। हाँ। अब जरूरी थोड़ी है कैटरीना कैफ ने रिक्वेस्ट भेजी तो कैटरीना कैफ ही उस पे है। हाँ। अब होता क्या है, फ्रेंड लिस्ट होती है। तो फ्रेंड लिस्ट में 3 तरीके होते हैं, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फ्रेंड लिस्ट में 3 तरीके होते हैं, एक होता है ओनली मी, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। हाँ। अब लोग अमूमन अपनी फ्रेंड लिस्ट भी पब्लिक कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपका फोटो लेंगे, हाँ। कहीं से भी ले लेंगे, बहुत आसान सी बात है। हाँ। अब तो खैर फेसबुक ने बहुत अच्छा एक सिस्टम कर लिया, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता आपका। अच्छा। आप जाएंगे प्रोफाइल का, आपका स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले सकता। ठीक है। ये आपका फोटो लेंगे, फोटो लेने के बाद आपके जो फ्रेंड होंगे वो वहां से फ्रेंड्स को देखेंगे और देखने के बाद आपकी आईडी बनाकर चुपके चुपके पीछे पीछे आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देंगे। रिक्वेस्ट उन तक पहुंच गई, उन तक पहुंचने के बाद आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ, आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ, उन्होंने आपके नाम से एक जो है वो नया बना दिया। और बनाने के बाद वो क्या करेंगे, फिर उनसे पैसे मांगते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। असल में ऐसा हुआ कि हमारी एक टीचर थी और वो उनके नाम से एक मैसेज आया मेरे पास लॉकडाउन के टाइम पर, सर वो रिचार्ज के पैसे नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन क्लास लेने हैं, 200 रुपये भेज दीजिए। तो मैंने कहा यार ये 200 रुपये तो नहीं मांग सकते। तो मैंने जल्दी से उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम ऐसा ऐसा फ़ोन आया है। बोली सर मैं तो हूँ ही नहीं। तो जब पता चला तो लगभग 10-12 लोगों को वो मैसेज जा चुका था। तो इससे बचाव का सिर्फ एक तरीका है, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को प्राइवेट करें, आप अपनी पब्लिक से प्राइवेट करें। जैसे आप प्राइवेट कर लोगे, भाई सामने वाला हैकर आपको नहीं जानता है, वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को जानता है। उनने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी, वहाँ पर जो जो फ्रेंड हुए वो देखे और उनको रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। आप देखना सिर्फ आपके फ्रेंड्स के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाहर वो कहीं नहीं भेजता आपके आइडेंटिटी के लिए। और फिर वो ऐसे ऐसे एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मेरी मदर आईसीयू में है या मेरे पास ऑनलाइन कहीं जा नहीं पा रहे हैं और प्लीज़ इस क्यूआर पे डाल दो, क्योंकि हमारी भाई समाज में इज्जत है। आदमी कहता है भाई कोई ज़रूरत है लो जल्दी से इनकी हेल्प कर दें। तो इससे बचने का सिर्फ एक तरीका यही है। और दूसरा ये है कि अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको सिर्फ एक तरीके से ये बात मतलब पब्लिकली जारी कर दे कि मेरे नाम से कभी कोई अगर पैसे मांगेगा या मेरे नाम से मांगे तो मुझसे पूछे बगैर पैसे ना डालें। अच्छा, हम लोग पब्लिक जैसे कर दिया तो फ्रेंड ही पब्लिक हुआ या हमारा पूरा जो, देखिए उसकी भी प्रकार है। आपने प्रोफाइल पब्लिक करी है, आपने अपना पोस्ट पब्लिक करा है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे पेज होते हैं, भाई बिजनेस की कोई बिजनेस चला रहा है वो तो पब्लिक ही चलाएगा, लेकिन वहाँ लिमिटेशंस होती हैं, वहाँ आपको कोई जानता नहीं है। जैसे व्हाट्सएप ने एक बहुत अच्छा आपको एक ऑप्शन दिया, व्हाट्सएप चैनल है। आप अमूमन एक चीज़ देखते होंगे आजकल लेडीज़ एक बहुत ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। ईद के नज़दीक मैंने देखा लोगों ने क्या कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, उसमें लेडीज जुड़ जाती हैं, उस पे सूट के कपड़े आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये चल रहा है। मेरी नज़र में ये भी फ्रॉड है। ज़रूरी थोड़ी है कौन जेन्युइन, आपको लगता है कि कौन जेन्युइन स्टोर है या नहीं है। भाई वो कोई भी सूट डाल सकता है, कोई भी क्यूआर डाल सकता है। हम तो सूट के मामले में भी ठग चुके हैं। हमने भेजा इंस्टाग्राम पर, दिखा रहे थे सूट अच्छे, तो हमने उसको एक ऑर्डर करा, बोले व्हाट्सएप पर आइए, हम व्हाट्सएप पर चले गए कि कितने पैसे भेजना है, कि 2000 का सूट है, तो हमने उस पर 2000, उसने क्यूआर कोड भेजा, हमने 2000 भेज दिए। उसके बाद उधर से कॉल आती है कि भाई 2000 नहीं, आपको इसका मेंबर बनने के लिए 1500 आपको और देना है। तो हमने कहा अभी हमने 2000 का सूट लिया, हमें 1500 मेंबर बनने के लिए नहीं चाहिए। बोले तो फिर आपका सूट नहीं आ पाएगा, और बाकी मेरे 2000 रुपये चले गए। मैंने आपको बोला ना ये फ्रॉड चल रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखिए वैसे भी वोकल गो लोकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको भले ही 400-500, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, जेन्युइन वेबसाइट्स पर जाइए, पर जाइए। इंस्टाग्राम पे कोई भी अमूमन एक पेज बना लिया, उस पे सूट डाल दिया। देखिए सस्ता है तो कुछ तो घोटाला है, सस्ता है तो कुछ तो घोटाला है। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जेन्युइन जगह पर ही देना है। और अगर वो जेन्युइन होगा बंदा, मैंने भी मंगाए हैं, ऐसा नहीं है मैंने नहीं मंगाए हैं, अगर वो जेन्युइन होगा तो COD का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। तो कोशिश ऐसा करिए कि आप ऐसी जगह से ही लीजिए जहाँ पर COD का ऑप्शन है। अब मैं बात कर रहा था प्राइवेसी की। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है कि हमने कितनी किसी को एक इजाज़त दे रखी है। भाई हमारी ज़िंदगी में भी प्राइवेसी होती है। भाई मैं किसी अननोन इंसान से बात करता हूँ, अब मैं अननोन इंसान से जो रियल दुनिया है उसमें तो मैं डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ और अपनी
सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसमें मैंने सबको प्राइवेसी दे रखी, कोई भी मेरा अकाउंट आके देख लो, कोई भी आके उसमें फॉलो कर लो। ये थोड़ा सा ये बात सही है, ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा एथिकली भी सही नहीं है। तो प्रोफाइल पिक्चर का भी एक ऑप्शन आता है, जैसे अभी आपका मेरे पास फ़ोन आया था और जब आपने मुझे कॉल किया तो मैंने देखा, जब मैंने आपका नंबर सेव किया तो मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं दिख रही थी। इसका मतलब आपने प्राइवेसी माय कॉन्टैक्ट्स लगा रखी है। हाँ। आपने जब प्राइवेसी माय कॉन्टैक्ट्स लगा रखी है तो जब तक आप मेरा मोबाइल नंबर सेव नहीं करेंगी, आपको मेरा फोटोग्राफ नहीं दिखेगा। तो यही हमको, एक तो टू पार्टी ऑथेंटिकेशन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है अपने सिस्टम पे कि जब भी कोई हमारी दूसरी डिवाइस पे लॉगिन हो तो उसका OTP हमारी डिवाइस पे आए, जब तक हम ना दें जब तक उस डिवाइस पे लॉगिन ना हो। और दूसरा, हमें प्राइवेसी जो है पब्लिक से प्राइवेट करनी है। एक अमूमन और एक बात मेरे ध्यान में आई है, अमूमन मैं किसी का ऐसे सच अटैक नहीं कर रहा। जैसे अमूमन हमारे घर में कोई हॉकर आता है या कोई डीलर आता है या कोई आता है, घर में औरतें जो होती हैं वो उनका नंबर सेव करके रख लेती हैं, उनका नंबर सेव हो जाता है, उनका नंबर यूँ सेव कर लेती हैं कि हमें बार बार। पुराने लोगों की आदत थी, वो डायरी में लिखते थे, हमारी डायरी हमारा फ़ोन है। अब आप देखेंगे वहाँ होता क्या है, आपने किसी अननोन, एक मानो फॉर एग्जांपल डिलीवरी करने आया कोई, उसका नंबर सेव कर लिया, आपने सेव करते ही सारे प्राइवेसी राइट्स दे दिए। अब आपके वो स्टेटस भी देख रहा है बंदा, अब वो आपके सब कुछ देख रहा है। सही कह रहे हैं आप जी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको सेव करना है इधर सेव करिए और उधर जाके अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप रहा, स्नैपचैट रहा, इनका मेन काम है, व्हाट्सएप भी बिजनेस फैला रहा है। उसका मेन काम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतना बढ़िया है। तो मेन कंसर्न यही है, बहुत सोच समझकर नंबर सेव करना है मोबाइल के अंदर। अब मोबाइल नंबर सेव करने का एक बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आया पॉइंट, आप देखती होंगी जब हम नंबर सेव करते हैं वो जीमेल अकाउंट्स मांगता है कि किस जीमेल अकाउंट में सेव करना है। अब मैं आपको बताता हूँ हैकिंग शुरू कहाँ से होती है। हैकिंग की शुरुआत सबसे पहले जीमेल अकाउंट से होती है। जब भी आपकी आईडी हैक होगी, सबसे पहले वो आपका जीमेल पासवर्ड बदलेगा, सबसे पहले आपका जीमेल पासवर्ड बदला जाएगा। जब जीमेल पासवर्ड बदलेगा तो वहाँ पर जीमेल पे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सब डाउनलोड हो जाते हैं, 1 सेकंड में उसको डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग तो गूगल पर ही सेव रख रहे हैं। इसका तरीका है, इसका तरीका ये है, जिस अकाउंट से आपने सोशल मीडिया पर अपनी साइट्स बना रखी हैं वो सेपरेट रखिए और कॉन्टैक्ट वाला अकाउंट सेपरेट रखिए, ना तो आपके ऊपर अटैक होगा और ना ही आपके कॉन्टैक्ट्स जाएंगे। अच्छा, ये हमारा गूगल पासवर्ड एक अलग हो और जो हम मोबाइल पर नंबर जैसे आपके पास 2 जीमेल, आजकल कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 2 जीमेल अकाउंट ना हो। हाँ सही। तो एक जीमेल अकाउंट में आपको नंबर सेव करने हैं और एक जीमेल अकाउंट में से आपको जो है प्रोफाइल्स वगैरह बनानी है। अच्छा। और एक चीज़ और, हर 1 महीने बाद, बल्कि तो आप अगर देखेंगे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं हर 15 दिन बाद, मैं तो फिर भी 1 महीना कह रहा हूँ, हर 1 महीने बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है। अच्छा। अपना पासवर्ड चेंज करना है। अब पासवर्ड की बारी आती है। हाँ। पासवर्ड कैसे सिलेक्ट करें? कोई अपने नियर एंड डियर वंस का नाम डाल देता है, कोई डेट ऑफ बर्थ डाल देता है, कोई डाल देगा जहाँ शहर में रह रहा है उस शहर का नाम डाल देता है। ये अमूमन बहुत आसान है। हाँ। और एक चीज़ और देखेंगे आप, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर सोशल मीडिया पे एक सा पासवर्ड डालेगा, हर जगह एक सा पासवर्ड डालेगा, हर अकाउंट में एक सा पासवर्ड डालेगा, तो हैक सारे अकाउंट एक साथ हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग से यूज़ कर। डिजिटल इंटेलिजेंस, डिजिटल अवेयरनेस वर्ड क्या है? हाँ। टेक्निक टू यूज सिस्टम्स। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चलाना कैसे है। तो पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए, जिसमें नियर एंड डियर वंस के नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना। ऐसी कोई भी चीज जो सामने वाले को बहुत आसानी से पता चल जाए, वो चीज पासवर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान जो है वो ये है, उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, जिसमें आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सब इंक्लूड होना चाहिए। और जैसे अल्फ़ाबेट में एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में, नंबर और स्पेशल सिंबल्स, इस तरीके के कॉम्बिनेशन का अगर आप पासवर्ड बनाएंगे तो मेरा मानना है हैकर के बाप भी नहीं आपका अकाउंट हैक कर सकते। ये तो है हम लोगों की मोबाइल की, व्हाट्सएप की, इन सब की बातें। फाइनेंशियल फ्रॉड ये कैसे होता है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड, आरबीआई कहता है कि आपके साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप 24 घंटे के अंदर बैंक को जाकर तुरंत रिपोर्ट करें। ठीक है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड माना कैसे जाता है कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है? जब तक आप किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, जैसे फ़ोन कॉल आया, पैसे कट गए, ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, आपका पैसा वापस आ जाएगा।
OTP शेयर नहीं करेंगे, आपका पैसा वापस आ जाएगा। जब तक आप किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, अपनी बैंक डिटेल नहीं डालेंगे या फिर आप OTP शेयर नहीं करेंगे, तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने कॉल आई और हमने कॉल उठाई और पैसे हमारे बैंक से माइनस होने लगे। बैंक वापस दे देगा, बैंक वापस कराएगा उसको। अच्छा, बैंक वापस कराएगा बशर्त 24 घंटे के अंदर आपने उसको रिपोर्ट किया हो। देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड क्या फ्रॉड होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आजकल पेटीएम रहा या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन रहा, बहुत अच्छी सुविधा है, आप कभी भी जाओ पेमेंट कर दो, लेकिन बहुत सोच समझकर हमें पेमेंट करना चाहिए ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आप अमूमन देखते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, लिया शानो शौकत में अपना डेबिट कार्ड दे दिया और कहा जाओ मशीन ले आओ। सेकंड लगते हैं क्लोन बनने में आपके डेबिट कार्ड को, सेकंड लगते हैं, मिनट भी। अगर कार्ड किसी को पेमेंट के लिए दिया तो फिर क्या करना है? आपको देना नहीं है, आपको खुद इंसर्ट करना है भाई। आप जब कार्ड चलाना जानते हो तो आप क्या इंसर्ट करके उसमें पिन डालना नहीं जानते? हाँ, ये थोड़ी सी चीज़ें हमें सीखना पड़ेंगी। जैसे मैं पेट्रोल पंप पर जाता हूँ, वो मशीन देते हैं, वो मशीन देके इंसर्ट करते हैं, वो OTP पूछते हैं, मैं नहीं देता हूँ, मैं मुझे दो, मैं डालूंगा, भाई मेरी चीज़ है, मैं उस पर पिन डालूंगा, उससे पेमेंट करूंगा। तो ये थोड़ा सा ये क्लोनिंग होती है। अगर आप कार्ड देते हो, भाई बंदा ने आपको मशीन दिखाई कोई सी, वहां पर कोई सी भी मशीन रखी हुई, आपको क्या पता चल रहा है? क्लोनिंग सेकंडों में होती है। और जेन्युइन जगह पर ही ऑनलाइन पेमेंट करें। दूसरी चीज़, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त ये ज़रूर चेक करें, जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हो, आजकल बेचारे दुकानदारों के साथ आपने देखा होगा, उन्होंने पेटीएम वाली मशीनें लगा ली हैं, उसका भी वो पेमेंट देते हैं। उसका रीज़न पता है आपको क्या है? लोगों ने क्या हरकत शुरू कर दी, हैकर्स ने गए, जब तक वो सामान निकाल रहा है अपना QR लगा दिया वहाँ पर। हाँ। अब वो दिन भर पेमेंट हो रहा है, उस बेचारे को पता ही नहीं पेमेंट हो रहा है, उसके अकाउंट में पहुँच रहा है, उनके अकाउंट में। तो अब उन्होंने बेचारों ने उसके लिए मशीन लगाई। अब आप ऐसे किसी वेंडर के पास जाते हो जहाँ आप पेमेंट करते हो, मेरी एक आदत है जो मैं शुरू से फॉलो करता हूँ, QR स्कैन करने के बाद उस पर जो ऊपर नाम आता है वो नाम ज़रूर मैच करता हूँ, बंदे से पूछ के, भाई इस नाम का अकाउंट है, इस अकाउंट में डालना है, ये चेक करना है आपको। दूसरी चीज़, किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। जो लिंक्स आती हैं उनका एड्रेस HTTPS ज़रूर लगा होना चाहिए। S फॉर सिक्योर, S फॉर सिक्योर नेटवर्क। अब अच्छा, लिंक पर ये लिखा होगा जी HTTPS, जब HTTPS लिखा होता है तो वो सिक्योर्ड है, ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स हैं। अच्छा। प्लस एक चीज़ और, अभी मैं आपको बताता हूँ अभी हुआ क्या। मेरी वाइफ ने ईद के नज़दीक एक सूट ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस का नाम लेकर एक मेल आया। उस मेल पे ये लिख कर आया कि आपने जो अपने सूट का ऑर्डर किया है उस सूट में एड्रेस गलत हो गया है। और एड्रेस उन्होंने एक लिंक दिया, उसमें बाकायदा इंडियन पोस्ट गवर्नमेंट का वेबसाइट का वो था। बस उन्होंने करा क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वो स्मॉल में उन्होंने 2 वर्ड कैपिटल कर दिए थे उसके, बस वो तो कोई नहीं पहचान पाएगा। एक्सपर्ट है तो पहचान गए। हाँ। लिंक पे क्लिक करा, वाइफ ने हमारी बोली मेरा सूट चला जाएगा। मैंने कहा लाओ मुझे दिखाओ पहले। अच्छा, उनकी एक आदत अच्छी है कि कुछ भी होता है वो पहले मुझसे शेयर करती है, ये बता रखा है अपने घर में मैंने सबको। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद बाकायदा उस पर पेज आया। मैंने कहा हो सकता है कि एड्रेस गलत, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी, जितने भी वेंडर्स हैं वो कभी भी गवर्नमेंट वाला पार्सल का सिस्टम यूज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, आपने भी ऑनलाइन का मंगाते हैं तो या तो वो किसी प्राइवेट कंपनी से आता है, ये इंडियन पोस्ट से कैसे आ रहा है। और एक चीज़ ये देखिए आप, जो कस्टमर रेफरेंस नंबर जो वहाँ पर था वो वहाँ पेश था, वो आज भी मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो नंबर वहाँ से मिला कैसे। ठीक है, मैंने नाम वाम एड्रेस भरा, जैसी भरा उसमें लिख के आया 25 रुपये पे करने हैं आपको। मतलब 25 रुपये, ये आपकी गलती थी, आपने एड्रेस गलत डाला, तो वहीं से 25 रुपये। हाँ, मुझे वहीं से खटक गया। मैंने उठाया, बैक करा, मैंने कहा इस लिंक से कोई, और एक नंबर से कॉल आई थी, मतलब एक नंबर से मैसेज आया था वो, तो मैंने उस नंबर को पहले तो ब्लॉक करवाया, फिर मैंने कहा इस लिंक से अब आप कोई भी आ जाए, आपको कोई भी मैसेज नहीं करना है। अच्छा, हम लोग मॉल वगैरह में अपने नंबर दे आते हैं, अपनी शॉप से नंबर, उसका क्या है? नंबर देना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा। नंबर आप सब जगह दे सकते हो, नंबर आप दो। नंबर देने के बाद असली क्राइम शुरू होता है जहाँ आपने कोई OTP दिया। OTP दिया। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ है, प्राइवेसी लगानी है। अब आपके पास किसी नंबर से कॉल आया, 9 नंबर से कॉल आया, आपने उठाया, आपको पहली खटक में पता चल, देखो आप देखो फीमेल्स के पास बहुत अच्छा एक सेंस होता है, उन्हें देख के पता लग जाता है सामने वाला इंसान कैसा है। अब आपको कॉल पे ही पता लग गया कि हाँ ये इंसान जेन्युइन नहीं लग रहा है, क्यों ना उसका नंबर आप ब्लॉक में डाल दो और स्पैम रिपोर्ट कर दो। लेकिन अमूमन लोग कहते छोड़ो। अच्छा, साइबर क्राइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग कहते छोड़ो यार, देखा जाएगा, हो तो रहा है।
अभी आपने ट्रेंड में एक सुना होगा गिबली आर्ट ये चल रहा है। देखिए मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर जो एज एन एक्सपर्ट जब मैंने उसके बारे में सर्च किया, मेरे बच्चों ने ये गिबली आर्ट का ट्रेंड स्टार्ट किया स्कूल में, जहाँ पर मैं हूँ ब्लूमिंगडेल स्कूल में, वहाँ पर बच्चे कुछ भी करते हैं तो एक बात अच्छी है कि वो मेरी मानते हैं। तो उनका मेरे पास मैसेज आया, सर ये आर्ट का ट्रेंड चल रहा है। मैंने उसको सर्च किया, मुझे अभी नहीं मालूम इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, पर जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में राय दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में राय दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेसी इशू है इसमें, फोटो नहीं डालना। अब देखिए प्राइवेसी इशू कहाँ से शुरू होता है, आप जब तक खुद अपना फोटो अपलोड नहीं करोगे तब तक कोई दुनिया की ताकत उस फोटो को शेयर नहीं कर सकती, ना यूज कर सकती। तब वो अगर कर रहा है तभी तो आप साइबर क्राइम पे उसकी रिपोर्ट करोगे। लेकिन एक जगह जब आपने खुद ही उसको फोटो भेज दिया, जब आपने खुद ही उसका फोटो डाल दिया, तो आपके प्राइवेसी राइट्स चले गए। तो घबराना नहीं है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हम इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है कि हम लोग का कोई अकाउंट हैक हो रहा है या कुछ हो रहा है। बट कोई भी ट्रेंड अगर चलता है तो मेरी ये आपके दर्शकों, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी एक राय ये है कि पहले उसके बारे में सोचो, समझो, विचार करो, फिर उसके फ्लो में बहो। ऐसा नहीं है कि आप फ्लो चल रहा है तो आप फ्लो में बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। तो ट्रेंड को बहुत सोच समझ के फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जो पैसे कटने की बात हम लोग कर रहे थे कि बैंक से एकदम अकाउंट्स, तो क्या रीज़न है उसके कि हाँ जब तक हमने देखा, जब तक हमारे पास मैसेज आया तब तक 10 चले गए, 20 चले गए, 30 चले गए, जब तक हमने बैंक को बताया, ये कैसे समस्या हल होगी? देखिए इसका मेन रीज़न ये है, आप अगर फिजिकली बैंक में नहीं जा सकते हैं तो तुरंत आप अपने अकाउंट को, बैंक का एक हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ से फ्रीज करा दीजिए। अच्छा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा आपका। उसके बाद आप जाकर अपना कर सकते हैं। देखिए मैं फिर आपको वही बात बता रहा हूँ, जब तक आप लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे आपका पैसा नहीं जा सकता, और ना ही OTP आप जैसे। अब हाँ, एक फ्रॉड और था, एक फ्रॉड उसमें ये था, अभी मैं पढ़ रहा था तो एक नया हैकर्स ने सिस्टम स्टार्ट करा है, जैसे अकाउंट में से आपके 10,000 रुपये निकल गए, वो होल्ड पे डाल देते हैं। आपको लगेगा वो निकल गए, वो निकले नहीं, उन्होंने होल्ड पे डाल दिया वो पैसा। अब वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, वो कुछ देर बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसी डर से फिर वो कॉल आ रहा है। वो कॉल पे ये कहते हैं आपसे कि इतना पैसा तुम्हारा चला गया, इतना मैं और निकालूंगा, नहीं तो इतना भेजो। तो इंसान डर के मारे भेज रहा है, फिर वो पैसा वापस आ रहा है। कोई भी हो, मतलब कोई भी फ्रॉड हो, पहले तो उसे घबराए ना। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, अपने बैंक पे विजिट करें, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे विजिट करें, या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप 1930 पे कॉल करें। और अगर वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है, भाई बहुत बिजीएस्ट साइट है वो, नहीं 1930 से कोई रिस्पांस नहीं, रिस्पांस में से बहुत कमी से रिस्पांस मिलता है, लेकिन आप cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करें। जब आप वहाँ से रिपोर्ट करेंगे, बाकायदा आप अपनी कंप्लेंट को ट्रेस कर सकते हैं। नहीं, मैंने वहाँ से बहुत कोशिश करी थी करने की, मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। जी। तो क्रेडिट कार्ड से मेरे 45,000 रुपये कट गए। अच्छा। हमने जाके, हमारे पास सीधा सीधा बिल आता है, भाई आपने 45,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। जी। हम सीधे बैंक पहुँचे, हमने तो कोई शॉपिंग नहीं करी 45,000 रुपये की। बोले नहीं, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। हमने कुछ नहीं करा। बोले आपके पास OTP आया होगा। OTP आया रात के 3 बजे। अब 3 बजे रात के मुझसे किसी ने OTP नहीं पूछा नहीं आपसे? पूछा नहीं। फिर वो OTP वहाँ तक कैसे पहुँचा? 45,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से माइनस हुए मेरे। तो अभी आपने जैसे OTP की बात कही तो मुझे वही याद आ रहा है कि मुझसे किसी ने OTP नहीं पूछा। तो क्या कहे कि शायद स्क्रीन ही हैक थी मेरे फ़ोन की, या क्या था? सिम क्लोनिंग भी हो सकती है मैम। सिम क्लोनिंग भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। कैसे हो जाती है सिम क्लोनिंग का सिस्टम ये होता है, आपका, अब देखिए बहुत बड़ा डेटा है दुनिया में। अब कोई वहाँ से मिला हुआ है, मैं किसी कंपनी पे कोई, मतलब जैसे ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सी जगह क्या होता है, कुछ होते हैं शातिर लोग, आपका डेटा लिया और आपके नाम से एक सिम और इशू करा दिया, वो सिम क्लोन हो गया। अब तो OTP गया आपके पास से, अब जितने OTP आएंगे वहाँ आ रहे हैं। तो अब इसका भी एक तोड़ है। हाँ, क्या इसका तोड़ है, अपने सिम में पिन लगा के रखिए। मोबाइल में पिन लगाने का एक सिस्टम होता है, पुराने ज़माने के मोबाइलों में होता था, अगर आपको याद हो, हम पिन लगाते थे, वो पहले सिम का पिन मांगता था। सिम का पिन लगाइए, 4 डिजिट का पिन होता है, 4 डिजिट का पिन लगाइए। उससे पहले एक PUK नंबर होता है। बहुत जानकारी के साथ ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 बार सिम में गलत पिन डाल देंगे, सिम खत्म, परमानेंट खत्म हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा।
तो PUK नंबर होता है, उसे सर्च करके अपने पास लिखिए कि अगर इन केस आप जो है सिम का पिन भूल गए हैं तो वो PUK नंबर डाल के, आपका 10 डिजिट का PUK नंबर होता है, वो डाल के आप रिकवर कर सकते हैं। मगर सिम का पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने फ़ोन में लगा रखा है। हम लोग तो खाली पासवर्ड अपने फ़ोन में ही लगा रखते हैं, सिम में नहीं लगाते। सिम में भी पुराने लोग लगाते थे। अगर आपको याद हो, रिलायंस का पुराना वाला फ़ोन आता था, उसमें सिम का पिन लगता था। कीपैड का फ़ोन जो आता था, सिम क्लोनिंग का भी खतरा है जी। खतरे आप ये समझ लीजिए, मैं ये मानता हूँ अगला वॉर साइबर वॉर होगा। जो भी अगला वॉर कहीं भी होगा वो साइबर वॉर होगा। आप जितना सोच रहे हो उससे 20 कदम आगे साइबर एक्सपर्ट्स चल रहे हैं। मतलब जो आपके जो ये साइबर के जो आपके फ्रॉड वगैरह वाले होते हैं, ये चल भाई, ये कोई फ्रॉड ऐसे वाले फ्रॉड नहीं है गली मोहल्ले के, आप पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी हैकिंग और कोडिंग जानने वाले होते हैं। या अभी आप ये समझ लीजिए, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग भी होते हैं। हाँ। ये मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लाखों, आप ये समझ लीजिए, बहुत बहुत अच्छी डिग्री होती है, बड़े बड़े अच्छी जगह से पास आउट होते हैं, पर अल्टीमेट फंसता सब है। देखिए, एक चीज़ होती है डिजिटल फुटप्रिंट नाम की। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा वहाँ निशान रहता ही रहता है। जो हमारा IP एड्रेस होता है या हमारे मोबाइल का जो एक एड्रेस होता है, जो भी आप, मैं बहुत सरल भाषा में बताऊंगा, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो एक एड्रेस होता है उसका। तो आप जिस भी वेबसाइट पे जाओगे आपका IP एड्रेस वहाँ पर ट्रेस हो जाता है। अच्छा। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट की तरह काम करता है। तो कोई ना कोई गलती करता है। अगर क्राइम करने वाले एक्सपर्ट हैं तो पकड़ने वाले भी एक्सपर्ट्स हैं। उसे इथिकल हैकिंग बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडियन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इथिकल हैकिंग का कोर्स सीखें, उसकी तरफ आएँ, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जितना जितना डेटा बढ़ता चला जा रहा है उतनी उतनी इसकी भी ज़रूरत है। तो आप घबराना नहीं है। देखिए, जैसे आपने बताया ना कि अगर आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लोगों को क्रेडिट कार्ड से जैसे ही पैसे चले गए उनके, वो पैसे उनको भरना पड़े हैं। वो लोग बैंक वाले ही कहते हैं कि अब हमारा कोई इशू नहीं है, आपको पैसे देना पड़ेंगे, आप थाने जाइए। थाने कहते हैं हमारा मैटर नहीं है, ये तो साइबर वालों का है। साइबर वालों के पास जाइए तो एक थाना है कि जहाँ 5 लाख से ऊपर की ठगी होती, तब वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो 5 लाख से नीचे की रकम क्या रकम नहीं होती है। सही बात है। कोई प्रावधान नहीं है आपका कि आप किसी थाने में जाकर अपने साथ होने वाली ठगी को रजिस्टर्ड करा सकें। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि cybercrime.gov.in पर सुनवाई होती है। आप वो असल में बात ये है कि प्रॉब्लम ये आती है, आदमी फॉलो अप नहीं लेना चाहता है। आप कभी भी जाओ, ऑनलाइन की दुनिया इतनी अच्छी है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो और उसका फॉलो अप लो। इसका रिटर्न 48 आवर्स के अंदर रिवर्ट करना होता है इस पर। 48 आवर्स के अंदर मैं 48 डेज नहीं कह रहा हूँ, और इसका रिटर्न में उनको बाकायदा देना पड़ता है। तो अभी पहले के क्या रूल्स थे, आज क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ गया है तो अब चेंज हो गए हैं। अभी एक ट्विटर पे हैंडल भी है साइबर दोस्त, आप उस ट्विटर हैंडल को शेयर, उसको फॉलो करिएगा। वहाँ पर रोज़ साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है आपका, वहाँ पर जो है जो भी हैंडल्स होते हैं उस पर, मतलब जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फॉलो अप कर रहे हैं। प्लस हमारी जो बरेली पुलिस है, इसको तो अभी अवार्ड भी मिला है। ये साइबर एक्सपर्ट्स की तरह सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, AI का ज़माना ज़रूर है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर इंसान से बड़ा कोई इंटेलिजेंस नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? डिजिटल अरेस्ट एक नया केस अभी मैंने देखा भी था, एक केस आया था। डिजिटल अरेस्ट एक तरीके से व्हाट्सएप कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आएगी और वो आने के बाद वो कहेंगे कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वो उस इंसान के पास्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसको सोच के इंसान ये समझ में चक्कर में पड़ जा रहा है। हाँ, कि ये जानते हैं मेरे बारे में जानते हैं। तो वो ये कहते हैं तुम्हें दिन रात इस कॉल पे रहना है और एक्टिव रहना है, वीडियो कॉल पे एक्टिव रहना है। अब वो इंसान दिन रात वीडियो कॉल पे एक्टिव है, तो हम कॉल काट भी तो सकते हैं ना। वही तो है, वो ऐसा एक इंसान के दिमाग पे अटैक कर रहे हैं कि इंसान वो उस चीज़ को, मतलब उससे बाहर नहीं निकल रहा है। अब ये अभी मैं भी रिसर्च में हूँ कि ऐसी वो सामने वाले से क्या बात कर रहे हैं, उसका कौन सा ऐसा पास्ट बता रहे हैं कि सामने वाला, भाई सबसे बड़ी बात ये है व्हाट्सएप पे जो कॉल आती है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो व्हाट्सएप कॉल आप उठा ही क्यों रहे हो अगर अननोन नंबर से आ रही है? मत उठाओ, सबसे बड़ी चीज ये है, मत उठाओ। आप उठा रहे हो फिर 2-2 3-3 दिन तक उनके साथ रह रहे हो, सारा पैसा वो गायब कर रहे हैं, आपकी फैमिली से आपको दूर कर रहे हैं,
और कल को वो अगर आपसे कोई क्राइम कमिट करा दें। आपने सुना होगा एक बहुत खतरनाक एक अभी बच्चों का ऑनलाइन गेम चला था, आज से 1-2 साल पहले ट्रेंड में आया था। हाँ, उसमें बच्चों ने जाने भी दी थी। हाँ, वो सब यही था, वो एक तरीके हिप्नोटाइज कर लेते क्या? एक्चुअल में वो हिप्नोटाइज क्या, उसमें मैंने देखा था टास्क देते थे वो कोई ना कोई टास्क देते हैं। वो टास्क देने के बाद ऐसा करते हैं कि ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, और होते 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 फंस जाता है। देखिए साइबर क्राइम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे स्कूल में मैं दिन रात बच्चों को साइबर अवेयर करता हूँ, तो अमूमन बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। अब जैसे आपने सुना होगा एआई से लोग किसी की इमेज डिस्टॉर्टेड कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। देखिए पैनिक क्यों नहीं होना है, हमें भी मालूम है, दुनिया को पता है कि आजकल हर तरीके की हैकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्राइम को रिपोर्ट करो और कम से कम इतना अपने अंदर एक वो रखो कि हमको इस चीज़ के लिए लड़ना है। अगर आप नहीं लड़ोगे, आपका पैसा है गया, आपकी आइडेंटिटी है गई, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते तो हो? होता ही है ना, अभी जैसे किसी के क्रेडिट कार्ड से पैसे गए, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि उन्होंने पैसे जमा करे हैं जबकि उन्होंने पैसे वो नहीं लिए। तो इस समस्या के लिए वो आपने जो नंबर बताया कि 1930 पर डाल जाना है, वो वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप भी समझ लीजिए आरबीआई तक कंप्लेंट करते हैं, तो आरबीआई फौरन हैंड टू हैंड ये कहकर क्लोज करता है कि आप अपने जो बैंक है उससे कांटेक्ट करिए, यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ मैम, जब कोई ना सुने तो कोर्ट पहुँच जाओ। मुझे इंडियन कोर्ट पे बहुत बहुत ट्रस्ट है। मैं आपको एक अपने साथ हुआ वाक्य बताता हूँ। मैंने एक नामी ग्रामी एक वेबसाइट से एक चीज़ ऑर्डर करी, वहाँ से वो चीज़ टूटी भी आई। मैंने उनको बोला, उनके वेंडर को बोला कि सर ये चीज़ टूटी भी आई है। वो मानने को तैयार नहीं थे। 7 दिन रिटर्न पॉलिसी उन्होंने निकाल दी उसके। ठीक है, निकाल दी, कोई बात नहीं। मैंने उठाया, ट्विटर के हैंडल पे गया और जाकर खूब मैंने उसको, वो आपका उपभोक्ता फोरम में आ गया। हाँ, उपभोक्ता फोरम में जैसे ही आया, वहाँ से मेरे पास कॉल आया। वो लोगों ने कॉल करा, मुझसे पूछा, मैंने सारा केस बताया। आप यकीन नहीं करेंगी, विदिन 24 आवर्स मेरी चीज़ भी आई और मेरे पैसे भी आए। अच्छा, पैसे वापस करना पड़ गए कंपनी को। अब यहाँ उपभोक्ता का तो मैटर है नहीं, हमारे अगर पैसे कट जाते हैं तो नहीं, बैंक का अपना एक फोरम होता है, बैंक फोरम होता है, बैंकिंग फोरम्स होते हैं, वहाँ पर आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। देखिए बैंक खुद भी कंप्लेंट कर सकती है, बैंक कर सकती है, बस इंडिया में थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये चीज़ है, लोग पेन नहीं लेना चाहते हैं दूसरे के लिए। जब तक खुद के साथ नहीं गुजरता है हादसा, वो दूसरे की दर्द को नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहोगे, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगती है, मैंने ये देखा है, आप ट्विटर पे जाओ और ट्विटर पे जाकर आप कंप्लेंट डालो, तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत। क्योंकि ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ही रन कर रही हैं। तो इस चीज़ के बारे में और भी आगे में अगर कोई रिसर्च होगी तो मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने आपकी इस बात को नोट किया है और मैं देखकर आपको ज़रूर बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं, अगर इस पर सुनवाई नहीं हो रही तो इनके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है जो इनसे सुनवाई कराएगी। समझ लीजिए बहुत गरीब लोग जिन्होंने कभी कभी का अकाउंट खुलवाया, उनको फौरन ही उनको क्रेडिट कार्ड दे दिया, यही तो सबसे बड़ी, वो फंस गए और फिर वो बेचारा कर्जे में। देखिए मैं एक बात मानता हूँ, मैं गरीब हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ये पब्लिकली नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है? देते हैं ना बैंक वाले तो आप ये समझ लीजिए, आप इतना सर हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड ले। मैं मॉल गया, मुझसे बोले क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो मैंने कहा मेरे चेहरे पे जो हंसी दिख रही है वो भी खत्म कर दोगे क्या भाई? मैंने कहा तुम ही दोगे और फिर तुम ही आके इसके बदले सब कुछ ले जाओगे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। क्रेडिट कार्ड किस लिए बनाता है ये समझिए। पहले तो क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बनाता है जो लोग सैलरीड लोग हैं। भाई सैलरी नहीं आ रही है तो उन्होंने उस एक मंथ की सैलरी वहाँ से विड्रॉन करी और तुरंत पे कर दिया। तो क्रेडिट कार्ड को चलाना भी एक कला है मैम। हाँ, क्रेडिट कार्ड को रखना एक कला है जो सबको नहीं आती। देखिए आप इंसान क्या समझता है, क्रेडिट कार्ड आते क्या समझता है, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद। 12% इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट, आप यकीन नहीं करेंगी 34% इंटरेस्ट तक लेते हैं लोग इस पे। 34% तक। और एक बार अगर देखिए, मैं मैथ्स से भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर एक बार आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो अगला चार्ज जो लगेगा वो प्लस उस ईएमआई को लगाकर चार्ज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करते हैं लोग। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो बहुत सोच समझ कर देखिए। मुझे एक MBA चाय वाला है, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती, जब तक कैश में लेने की औकात ना हो चीज़ मत खरीदो, इंस्टॉलमेंट मत। उन्होंने इस बात को बोला है। देखिए EMI आज करंट ट्रेंड में आप देखोगे, कोई रिक्शा वाला है या कोई भी है, बहुत आसानी से इंसान क्या कहता है, अरे EMI बनवा लेंगे। EMI का मतलब होता है उतने महीने की गुलामी करना। बिल्कुल। देखिए
ऐसा नहीं है कि ईएमआई बहुत ख़राब चीज़ है, ज़रूरत पे काम आ रही है, लेकिन अब मैं अपनी नेटवर्थ भी तो देखूंगा। मैं ये देखता हूँ घर में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, सबको आईफोन 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 चाहिए, सबको आईफोन चाहिए। क्या ज़रूरत है उधार का करके और उस चीज़ को लेकर इन्वेस्ट करके। अभी आप एक मेरी बहुत अच्छी सोच देखिएगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, क्रिप्टो में लगाएंगे या एसआईपी में पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे तो कहेंगे खतरा है, खतरा है। 1 लाख का आईफोन ले आए और निकलते ही उसकी कीमत 50,000 की रह गई, वो खतरा नहीं है। और आईफोन भी जल्दी जल्दी मॉडल बदलता है, उसको मालूम है इंडिया में ट्रेंड में बिक रहा है, उसको मालूम मेरी ट्रेंडिंग है, मैं बिक रहा हूँ। जैसे ना लोगों ने एक वो बना रखा है, आप सोचते हैं ना, जैसे कि एक तरीके का आपने सुना होगा, नोकिया 6600 एक फ़ोन चला था, जो पुराने ज़माने में कैमरे का पहला फ़ोन आया था। तो लोगों ने ना अपनी ना पर्सनैलिटी उससे जोड़ रखी है कि हम पे आईफोन होगा। तो लोग मतलब जिन पे नहीं भी होता ना, तो सामने वाले ये भी सोचते हैं बताओ इतने पैसे वाले हैं और आईफोन नहीं। देखो कैसे चला रहे हैं। तो आजकल कहीं ना कहीं वही ना, घर कच्चे और ईमान पक्के थे पहले, और आज ईमान कच्चे हैं और घर पक्के हैं। तो वो दिखावा चल रहा है, बस वो ये दिखावे की दुनिया से भी। तो साइबर क्राइम जो हमारा है वो एक्चुअल में है तो दिखावे की वजह से ही, जहां हम अपना डेटा इतना दे रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियां सारी सही होती हैं? अब जहाँ जाके अपना डेटा देख के आ रहे हो, किसी कंपनी पे एक ऐप था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस ऐप को मैंने खाली डाउनलोड करा था, मेरे पास पता नहीं कहाँ से अभी तक मैं परेशान हूँ, लोन के लिए कॉल आता रहता है। जब आपका सिविल अच्छा होता है, खुद देखना आपके पास लगातार कॉल आते रहते हैं। तो ये सारा डेटा ब्रीचिंग चल रहा है। तो आपको बचने के लिए सबसे मेन बात ये है, कितना मतलब कहते हैं ना, जितनी चादर और उतने पैर फैलाने हैं। और प्लस साइबर क्राइम से बचने के लिए अवेयर रहना है, बाकी कुछ नहीं है। अवेयर किस तरीके से रहना है? किसी भी अननोन इंसान को ऐड नहीं करना है, अननोन इंसान के नंबर को सेव नहीं करना है, अननोन इंसान को फॉलो नहीं करना है, अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जब तक आप अपनी तरफ से गलती नहीं करोगे, आप फ्रॉड में नहीं फंसोगे, ये मेरा तो मोहिद्दीन साहब, हम लोग भी बात कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड और ये डिजिटल अरेस्ट बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। यहाँ तक कि सरकार भी इतना डरी है कि अपने कॉलर ट्यून लगी हुई है। तो कुछ ऐसे टिप्स हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि हम लोग जो है सेफ रह सके, हमारा पैसा भी कहीं ना जाए और बाकायदा हम चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। मुझसे एक इंसान ने ये कहा था कि क्या हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन छोड़ के कीपैड पे वापस आ जाए। नहीं, मैंने भी यही सोचा था। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ, वक्त के साथ चलने वाला इंसान ही सब कुछ कर पाता है। देखिए, आप सोशल मीडिया चला रहे हो, चलाते वक्त उसके प्राइवेसी टर्म्स पढ़ो, प्राइवेसी टर्म्स देखो, प्लस आप सबसे पहले सिक्योर पासवर्ड बनाओ, पहली टिप। दूसरी टिप्स ये है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट नहीं बनाना है सोशल मीडिया सिम पर भी पिन बनाना है। सिम पर भी पिन बनाना है। सिम पर आप पिन बना के चलो, फोन पे आप लॉक बना के चलो। जीमेल अकाउंट का जो भी मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट्स जो है उसका जीमेल अकाउंट अलग रखो, और डाउनलोड करने वाला जीमेल अकाउंट, और लिंक कोई क्लिक नहीं करना, अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और एक चीज़ की बात हमेशा ये याद रखिए, कोई भी बड़ी कंपनी है वो कभी भी आपको अननोन लिंक नहीं भेजती है। अमूमन आप देखते होंगे कि त्यौहार के वक्त पे ही आता है कि एडिडास अपना जो है वो एनिवर्सरी मना रहा है तो वो जूते फ्री में बांट रहा है। कुछ फ्री नहीं, कुछ फ्री नहीं है। फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। फ्री के चक्कर में पता चला जो है वो भी चला जाएगा आपकी जेब से। पासवर्ड सेव रखना है। प्लस एक चीज़ मैंने जो आपको बताई, जो मैं बहुत एम्फेसाइज के साथ कह रहा हूँ, अननोन आदमी का नंबर सेव नहीं करना है। ये थोड़ा सा कंसर्न इशू है। अननोन व्हाट्सएप्स पे हम लोग तो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन का भी कर लिया, वो टंकी संभालने आया उसका भी कर ले, सबके कर लेते हैं। कौन कब किस नज़र से आपको देख रहा है आपको नहीं मालूम। देखिए, डिजिटल में एक आँख नहीं है, 10 आँखें हैं अगर आप मान के चलो तो बहुत सोच समझ के। मैं तो टीचिंग लाइन में हूँ, बच्चे मेरा नंबर सेव कर लेते हैं, मैं उनका नंबर मुझे अमूमन सेव करना पड़ता है, लेकिन बहुत सा मुझे प्राइवेसी कंसर्न्स पे देखते हुए चलना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के रहना। जैसे दुनिया में आप अभी रह रहे हो, जो इंसान ये कहेगा कि मैं घर से बाहर निकलूँ, कहीं मेरे ऊपर तार गिर जाओ, मैं खत्म ना हो जाऊँ, तो बिजली थोड़ी खत्म कर देंगे। तो सबसे मेन बात है, चलाना नहीं छोड़ेंगे लेकिन बचाना जानेंगे। जब बचाना, अलर्ट रहना, बचना जानेंगे। अगर बचना जान गए तो फिर कोई आपको हैक नहीं कर सकता। तो सेम यही फंडा रहेगा। और बाकी के लिए आप, मेरा अपना एक चैनल है टेक्निकल क्लासेस कर वहाँ मैं बराबर वीडियो डालता हूँ, आप वो भी देख सकते हो। प्लस आप साइबर दोस्त जो है ट्विटर हैंडल जो हमारी गवर्नमेंट का है वो आप फॉलो करो, वहाँ पर डेली अपडेट आता है। और एक चीज़ और, साइबर क्राइम
स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। हाँ। स्टैटिक का मतलब वो रुका हुआ नहीं है, हर एक दिन नया आ रहा है। नया तो आ रहा है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़रूर उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स अब अलर्ट रहेंगे। कम से कम हम तो ठग चुके हैं क्रेडिट कार्ड से, आप लोग ना ठगिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।